हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द लीगल बाबा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट नितेश सिन्हा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑर्डर नंबर 1 to 21 के बारे में। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है कि वकील साहब, ये सिविल सूट क्या होता है, सिविल सूट फाइल कैसे किया जाता है, या फिर सिविल सूट जो फाइल करते हैं उसमें इतना वक्त क्यों लगता है। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब को लेकर ये वीडियो में इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सिविल सूट क्या है और कौन कौन से ऑर्डर कब कब लगते हैं। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक है जो इनको कोई एक पार्टी हो और इस किसी प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट गए हों, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लेंटिफ। अगर ये किसी भी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर कोर्ट गए हों तो ये क्या बन जाएंगे, प्लेंटिफ। अब अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो किसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा, तो जिसके खिलाफ ये कोर्ट जाएंगे तो वो हो जाएगा डिफेंडेंट। मान लीजिए इनके खिलाफ वो कोर्ट गए तो ये कौन हो जाएंगे, डिफेंडेंट। अब जब कोर्ट गए तो यहीं से शुरुआत होती है किसी भी केस की। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर केस किया, तो यहीं से बनता है सबसे पहला ऑर्डर नंबर 1। यहाँ से क्या बनेगा, ऑर्डर नंबर 1, जिसके बारे में सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 में व्याख्या किया है, जिसको बोलते हैं पार्टीज टू द सूट। क्या बोलते हैं, पार्टीज टू द सूट। तो पहला क्लियर है कि पार्टीज टू द सूट क्या होगा, जब प्लेंटिफ क्या होगा, किसी के खिलाफ कोर्ट में जाएगा, यानी कि प्लेंटिफ किसके खिलाफ कोर्ट में गया, डिफेंडेंट के खिलाफ, यहीं से पार्टीज टू द सूट ऑर्डर नंबर 1 होता है। अब जो प्लेंटिफ है वो कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में गए और इसको क्या लेकर गए, सूट लेकर गए। प्लेंटिफ क्या किया, सिविल कोर्ट में गया, यहाँ सिविल कोर्ट में, और क्या लेके आए प्लेंटिफ, सूट लेकर आए। ठीक है। तो यहाँ पे जब सूट लेकर आएंगे तो प्लेंटिफ किसके पास जाएगा, ये सूट लेकर कोर्ट में जज के पास जाएगा, और यहाँ पर आएगा फ्रेमिंग ऑफ द सूट, जो कि ऑर्डर नंबर 2 होता है। तो ऑर्डर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्डर नंबर 2 होता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट, फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब क्या हो गया, सूट फ्रेम हो गया। ठीक है। तो अगर कोई भी कोर्ट के प्रोसीड्योर को निपटाना है तो क्या लगेगा, एक वकील लगेगा, यानी प्लीडर लगेगा, क्योंकि ये प्लेंटिफ खुद से तो नहीं लिख सकता है कुछ भी, उसको चाहिए कौन, वकील। तो अब यहाँ पे बात आती है प्लीडर की। तो ये जो प्लीडर या वकील प्लेंटिफ अपने लिए करेगा, तो इसी को ऑर्डर नंबर 3 में कहता है, ऑर्डर नंबर 3 ये कहता है प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर, ये ऑर्डर नंबर 3 हो गया। नाउ अब ये वकील का काम क्या है, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा प्लेंटिफ को, तो वो कोर्ट गया है, कोर्ट गया है तो अपना तकलीफ बताएगा, किसको बताएगा, तो प्लीडर यानी कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को बताएगा, जो कि वकील होते हैं। तो वकील को बताते हैं, कोर्ट को कैसे पता चलेगा, तो कोर्ट को पता चलेगा वकील के द्वारा। तो ये अपना जितना भी है, जो भी इसका प्रॉब्लम है, वो किनको बताएंगे, तो ये बताएंगे वकील को। और यहीं से क्या होता है, प्लेंट के मदद से ही ये वकील क्या करेंगे, जज को बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है प्लेंटिफ को। तो यहीं से क्या होता है, प्लेंट का तैयारी शुरू हो जाता है। तो प्लेंट में खुद से तो कुछ नहीं लिख सकते, तो आपको वकील प्लेंट बना देता है और कोर्ट में जमा करेगा, और यहीं से सूट का इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि यहीं से पहला फ्रेमिंग ऑफ द सूट के बाद में क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो यही ऑर्डर नंबर 4 कहता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर। तो ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर 4 आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो सूट को कौन इंस्टीट्यूट किया, ये वकील साहब इंस्टीट्यूट किए। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दी प्लेंटिफ, यानी प्लेंटिफ के बिहाफ में क्या किए, सूट का इंस्टीट्यूशन किए। अब प्लेंटिफ का काम निपट गया, उन्होंने क्या किया, प्लीडर की मदद से इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर दिया। लेकिन क्या है, डिफेंडेंट को तो पता नहीं कि उसके खिलाफ कोई सूट फाइल भी हुआ है। तब बारी आएगी समन को, कोर्ट क्या करेगा, समन भेजेगा, कोर्ट क्या करेगा, समन भेजेगा। किसको भेजेगा, डिफेंडेंट को भेजेगा। एक तरह का ये क्या होता है,
लेटर होता है और वो किसको भेजेगा, डिफेंडेंट को भेजेगा, ठीक है, डिफेंडेंट को। तो यहाँ से समन होगा तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 5 आ जाएगा, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। तो ऑर्डर नंबर 5 क्या आ जाएगा, ऑर्डर नंबर 5 ये बोलता है सर्विस ऑफ समन्स, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। ऑफ समन्स, तो ये हो गया ऑर्डर नंबर 5। अब फिर बात करते हैं, अब कोर्ट ने समन भेजा था डिफेंडेंट को, तो समन से तो पता चल गया डिफेंडेंट को कि उसके खिलाफ कौन सी केस फाइल हुई है। तो अब केस फाइल हो गई है डिफेंडेंट के खिलाफ, तो क्या करेगा, इसके बदले डिफेंडेंट को कुछ रिप्लाई देना होगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने तो अपना प्लेंट कोर्ट में जमा कर दिया है, बट डिफेंडेंट को अभी पता नहीं है कि उसको क्या करना है। तो वो रिटन स्टेटमेंट में रिप्लाई करेगा। क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट में रिप्लाई करेगा। ना तो रिटन स्टेटमेंट में क्या किया, वो कोर्ट में रिप्लाई किया, कौन, डिफेंडेंट, ठीक है। तो जज हो गया, प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, अब तीनों क्या किए, अपना एप्लीकेशन कोर्ट में जमा कर दिए, किसके पास, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपना एप्लीकेशन कोर्ट में जमा कर दिए, अब जज के पास, ठीक है। नाउ लेकिन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन से कोर्ट का टाइम खराब होता है, इसलिए कौन, हम लोग बनाते हैं प्लीडिंग्स। तो जज का टाइम को खराब ना करे इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्लीडिंग्स बनाते हैं। क्योंकि अगर बहुत इरिलेवेंट फैक्ट्स पे जाएंगे या फिर रिलेवेंस है भी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए उसी को बुलेट पॉइंट या नंबरिंग में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इसी को बोलते हैं प्लीडिंग, जो कि बनाता ऑर्डर नंबर 6। तो हम लोग देख लिया ऑर्डर नंबर 6 क्या कहता है, प्लीडिंग्स। नाउ तो अब प्लीडिंग्स हो गया, तो प्लीडिंग्स में क्या दिए जाते हैं, रिटन फैक्ट दिए जाते हैं। तो पहले जमा किया जाएगा प्लेंट रीडिंग, फिर जमा किया जाएगा प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लेंटिफ का प्लेंट रीडिंग जमा होगा, फिर जमा किया जाएगा प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट। तो यहीं से आता है ऑर्डर नंबर 7, जो कि ऑर्डर नंबर 7 क्या हो जाता है, ऑर्डर नंबर 7 जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेंट, और ऑर्डर नंबर 8 जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट, अब वकील की मदद से इसको क्या किया जाता है, कोर्ट में जमा कर देता है। अब क्या होगा, कोर्ट बोलेगा डिफेंडेंट को कि आप खुद आओ और अपना पॉइंट बताओ कि क्या क्या पॉइंट है आपके, मतलब द्वारा जो केस किया गया आपके ऊपर में, तो अपने पॉइंट को जज के सामने रखो। इसके लिए क्या भेजेंगे जज, समन्स भेजेंगे, ठीक है। तो डिफेंडेंट को कोर्ट में अपेयर होने के लिए बोला जाता है, और क्या किया जाता है, अब वो अपना आकर वहाँ पे क्या उसके बारे में है, क्या क्या बातें हैं, वो आके वहाँ पे रखेगा, अपने पॉइंट्स को वहाँ पे अपना विस्तृत तौर पे रखेगा। तो यहीं से आता है ऑर्डर नंबर 9। ऑर्डर नंबर 9 जिसको बोलते हैं अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरेंस। अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज and the consequences of non-appearance. Now, अब अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज हो गया, अपेयरेंस होने के बाद में अब जज क्या करेंगे, जज वहाँ पे कोर्ट में पूछेंगे कि जो आपने रिटन स्टेटमेंट या प्लीडिंग जमा किया है उसमें जो जो एलिगेशंस लगाए उसे आप एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एलिगेशंस लगा हुआ था। तो यहीं से आता है ऑर्डर नंबर 10। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर नंबर 10 जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट्स। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट्स। तो कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज को एग्जामिनेशन करेगा कि जो जो भी एलिगेशंस आपके ऊपर में लगा हुआ है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। ऑर्डर नंबर 10 के बाद बारी आती है ऑर्डर नंबर 11, 12 और ऑर्डर 13 की, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के कंटिन्यूस में बारी आ जाती है इन तीनों ऑर्डर की, ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 12 और ऑर्डर नंबर 13 की। तो सिर्फ पार्टी को सुनना ही काफ़ी नहीं होता है,
कोर्ट को फर्दर इंफॉर्मेशन फैक्ट्स लगेगा, जिसके लिए वो और ज़्यादा सवाल डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, यानी कि सवाल भी ज़्यादा पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाएंगे, क्योंकि सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स को सुनकर ही बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया जा सकता। तो डिफेंडेंट से भी पूछताछ होगी, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के कई और चीज़ों से डील करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर 11 के बारे में बात होगा, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। फिर उसके बाद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की मदद से पार्टी को तो कोर्ट सुन चुका होता है, लेकिन उसे इशू भी फ्रेम करना होता है और केस को डेप्थ में भी समझना होता है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, इंस्पेक्शन, ऑर्डर नंबर 12 आ जाता है, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन। अब उसके बाद ऑर्डर 13 प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग, तो उसी से रिलेटेड है प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग, क्योंकि केस को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में समझना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट्स लगते हैं, और रिलेवेंट फैक्ट्स क्या करते हैं, कोर्ट मंगाते हैं और उसको डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करते हैं, फिर एडमिशन करते हैं और फिर प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग करते हैं, ऑर्डर 11, 12 एंड ऑर्डर 13। अब पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद और 3 ऑर्डर्स के तहत फर्दर इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद कोर्ट को केस का काफ़ी नॉलेज हो जाता है। अब ये सब चीज़ इन्होंने क्या किया, जज ने देख लिया, अब इनके पास काफ़ी नॉलेज हो गया है, डेप्थ नॉलेज अब इनके पास में आ गया है। ठीक है, तो अब डेप्थ नॉलेज आने के बाद में क्या हो जाएगा कि इशू फ्रेम हो जाएगा। अब इशू फ्रेम करेगा कौन, तो इशू फ्रेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और लॉ है, जो एक पार्टी एग्री करेगा और दूसरा पार्टी डिनाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कोर्ट इशू करेगा फ्रेम को, कोर्ट इशू फ्रेम करेगा, कोर्ट इशू फ्रेम करेगा, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, जो कि एक पार्टी एग्री करेगा और दूसरा पार्टी डिनाई करेगा। सो जो फ्रेमिंग ऑफ इशू दिया गया है वो ऑर्डर 14 में डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग में है। तो ऑर्डर 14 में क्या है, ऑर्डर 14 में कहता है फ्रेमिंग ऑफ इशू, फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो यहाँ पे ये हो गया, कोर्ट इशू क्या किया, फ्रेम कर लिया, तो ऑर्डर 14 हो गया। और ऑर्डर 15 में होता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। तो पहले ही हियरिंग में क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ सूट, क्योंकि एक पार्टी एग्री कर रहा था और दूसरा पार्टी डिनाई कर रहा था। अब कोर्ट ने पार्टीज को तो एग्जामिन कर लिया है और फर्दर फैक्ट्स ढूंढ लिए हैं, अब क्या बचा, तो अब बचते हैं विटनेस। अब हम लोग बात करेंगे विटनेस के बारे में। यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इशू हो गया, डिस्पोजल ऑफ सूट हो गया ऑन एट फर्स्ट हियरिंग। अब आते हैं विटनेसेस की, कौन कौन से विटनेसेस उनको बुलाए जाएंगे। तो अब यहाँ पे समन्स की बारी आती है। तो जैसे कोर्ट डिफेंडेंट को बुलाने के लिए समन्स भेजता था, वैसे ही विटनेस को बुलाने के लिए भी क्या भेजेगा, तो समन्स भेजेंगे। कोर्ट क्या भेजेगा, समन्स, किसको बुलाने के लिए, विटनेस को बुलाने के लिए। अब यहीं से आता है ऑर्डर 16, समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ऑर्डर 16 क्या आ जाता है, ऑर्डर 16 समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो ये हो गया ऑर्डर 16। अब विटनेस भी आ गए तो कोर्ट को अब पूरा ध्यान आ जाएगा किस पर, तो अब विटनेस के पूरा ध्यान आ जाता है पेशी पर, यानी कि अब पेशी होने लगेगी। तो अब कोर्ट पेशी की तारीख निकालता है, लेकिन अगर कोई पार्टी पेशी की तारीख पर नहीं आता है तो तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। अगर मान लीजिए कि पेशी की तारीख मान लीजिए 25 है, नहीं आया कोई, तो फिर तारीख आगे बढ़ाएगी। मान लीजिए कि दे दिया 1 तारीख, तो फिर कोई नहीं आया तो तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। तो अब हम आएंगे ऑर्डर 17, 18 और 19 पे। ये ऑर्डर 17, 18 और 19 ये हियरिंग से जुड़े हैं। तो अब आप इतने लंबे चौड़े प्रोसीड्योर के बाद या डिफेंडेंट या विटनेस कोई भी कोर्ट नहीं आ पाया, तो कोर्ट उस दिन क्या करेगी, हियरिंग को एडजर्न कर देगी। इसी से ऑर्डर 17 आ जाता है, एडजर्नमेंट ऑर्डर। अब कोर्ट जो भी डेट फाइनल करेगा उसमें पार्टीज को आना आवश्यक हो जाता है और विटनेस को भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो भी डेट फाइनल होगा उसमें पार्टीज को भी आना आवश्यक हो जाएगा और विटनेस को भी आना आवश्यक हो जाएगा। एक बार तो एडजमेंट ऑर्डर निकाल दिया गया था, अब दोनों की आवश्यकता है। अब पार्टीज विटनेस सब आ गए, तो यहाँ से शुरू होता है हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। अब विटनेस को कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिनेशन करेगी, मतलब एग्जामिन किया जाएगा विटनेस को। ठीक है,
हर अब हो रहे एग्जामिनेशन फैक्ट्स को कोर्ट क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, जिसके लिए पार्टीज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे आता है ऑर्डर 19 एफिडेविट। तो पूरा हियरिंग प्रोसीड्योर हो जाने के बाद बारी आती है जजमेंट पास करने की। तो यहाँ से आता है ऑर्डर नंबर 20, जिसको बोलते हैं जजमेंट एंड डिक्री। तो ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री की बात करता है। डिक्री क्या होता है? पार्टीज के राइट को बताता है, और जो जजमेंट होता है इस डिक्री के आधार पर स्टेटमेंट होता है जो जज बनाता है। तो वहीं से ऑर्डर आता है 21, इसी डिक्री को एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो ऑर्डर 21 क्या कब बात करेगा? इसी जो जजमेंट एंड डिक्री है उसके एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। तो आज हम लोगों ने देखा ऑर्डर 1 से लेकर 21 तक कि किस तरह से फ्रेमिंग ऑफ द सूट से लेकर फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक प्रोसीड्योर है जिसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो इसके बाद हम लोग फर्दर ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो ना लंबा हो जाए इसीलिए मैं शॉर्ट करके ऑर्डर 21 तक आज बात करता हूँ। इसके बाद फर्दर वीडियोस में ऑर्डर 21 के बाद से ऑर्डर 51 तक हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का आपको वीडियोस देखना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।